कल आप लोग को अभ्यास 3.2 का आपको 4 क्वेश्चन तक करा दिया गया था। ठीक है, 4 क्वेश्चन कराया गया था। पहला था अभाज्य संख्या, दूसरा अभाज्य, तीसरा सम और चौथा विषम। यही हुआ था। आपको कराना क्या था, 5वें से कराना था। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 अभ्यास 3.2। क्या दिया गया था? पहला 5वां क्वेश्चन देखिए, आपका 5वां दिया गया है, किन्हीं दो संख्याओं का योग क्या होगा यदि वे, पहला क्या है, सम संख्या। पहला सम संख्या, पहला आपका दिया गया है सम संख्याएं, सम संख्याएं हो। पहला आपका है सम संख्याएं हो, मतलब किन्हीं दो सम संख्याओं का योग क्या होगा। अब देखिए सम संख्या यानी कोई भी संख्या लीजिए, 4 और 6, ये भी हमारा क्या है, सम संख्या, और ये भी क्या है, सम संख्या। 4 भी हमारा सम संख्या और 6 भी हमारा क्या है, सम संख्या। दोनों का हमें योग देखना है। जब दोनों का योग देखेंगे तो क्या होगा, 10, यानी कि उसका योग भी हमारा क्या होगा, सम संख्या। और आपको बताया गया सम संख्या क्या होगा, वही होगा जो कि 2 का गुणज हो। जो 2 से विभाजित हो जाएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, सम संख्या। तो 4 हमारा क्या है, 2 से ही विभाजित होगा, यानी कि 2 का गुणज है। 2 का गुणज हमारा 4 है, तो ये क्या है, सम संख्या। और 6 ये भी हमारा क्या है, 2 का गुणज है, तो ये भी हमारा क्या होगा, सम संख्या। यानी 4 और 6 जब दोनों को हम जोड़ रहे हैं तो क्या आ रहा है, 10। तो 10 क्या है, ये भी हमारा क्या है, सम संख्या है। 10 भी हमारा क्या है, सम संख्या हो गया। यानी कि 10 क्या है, सम संख्या है ना। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, सम संख्या। ठीक उसी तरह दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, विषम संख्या। विषम संख्याएं हो, पहला हमारा सम संख्याएं हो, तो 4 और 6 को जब जोड़ दिए तो हमारा 10 आ गया, जो कि क्या था, सम संख्या था। अब विषम संख्या लेना है तो उसमें लीजिए 3, 5, 3 और 5 को लेंगे और दोनों को हम जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, 8। 8 हमारा सम है या विषम, ये भी हमारा क्या है, सम संख्या है। क्या है, सम संख्या है। 8 भी क्या है, सम संख्या है। मतलब किन्हीं दो सम संख्याओं का योग भी हमारा क्या आएगा, सम संख्या, और किन्हीं दो विषम संख्याओं का योग भी हमारा क्या आएगा, सम संख्या, है ना। विषम संख्या वह संख्या जो 2 का गुणज न हो। तो 3 और 5 क्या 2 के गुणज है, नहीं। 3 भी हमारा 2 का गुणज नहीं है और 5 भी हमारा क्या, 2 का गुणज नहीं है। ठीक उसी प्रकार सम संख्या 4 और 6, मतलब कि जो 2 के गुणज हों, जो 2 के गुणज होंगे वही हमारे क्या कहलाएंगे, सम संख्या। तो 4 भी हमारा 2 का गुणज है और 6 भी हमारा क्या है, 2 का गुणज है। तो मतलब कि 4 और 6 को जोड़ते हैं तो भी हमारा सम संख्या, मतलब किन्हीं दो सम संख्याओं का योग भी हमारा सम संख्या आ रहा है, और किन्हीं दो विषम संख्याओं का योग भी हमारा क्या आ रहा है, सम संख्या आ रहा है। ठीक, पहला सम संख्या था, दूसरा हमारा विषम संख्या। 6वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रत्येक संख्याओं के दो विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। 6वां देखिए, प्रश्न नंबर 6वां, पहला दिया है 24। क्या दिया है, 24। आपको दो विषम अभाज्य संख्या लेना है। क्या लेना है, आपको 2 विषम अभाज्य संख्या लेना है और उसको सम करके आपको 24 दिखाना है। क्या करना है, उसको सम करके आपको 24 दिखाना है। देखिए 11 प्लस 30, 11 और 13, 11 और 13 को हम ले रहे हैं और दोनों को जब जोड़ा जाएगा तो क्या आएगा, 24। क्या आएगा, 24। 11 हमारा विषम अभाज्य संख्या है, क्यों, इसलिए है क्योंकि ये हमारा क्या है, इसके हमारे सिर्फ 2 गुणन
1 और 13, मतलब कि ये दोनों हमारे क्या है, विषम अभाज्य संख्या है। ठीक, ये क्या है, विषम अभाज्य संख्या है। जब इन दोनों को जोड़ा जा रहा है तो क्या आ रहा है, 24, और यही चाहिए हमें 24 को कि दो विषम अभाज्य संख्या को लेकर के जोड़ करके हमको दिखाना था। तो 11 और 13 देखिए दोनों को लिया गया है, तो जोड़ने पर क्या दिखाया गया, 24। उसी तरह दूसरा दिया गया है 18, क्या दिया गया है, 18। अब इसमें दो ऐसी संख्या लीजिए जो कि अभाज्य हो और जोड़ने पर क्या है, 18 है। देखिए एक तो ले लेते हैं 7 और दूसरा ही क्या है, 7 में हमारा क्या है, विषम अभाज्य संख्या है। 7 क्या है, विषम अभाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि इसके सिर्फ दो गुणनखंड है, एक तो हमारा 1 होगा और दूसरा क्या होगा, 7 होगा। एक तो हमारा इसका 1 होगा और दूसरा क्या होगा, 7 होगा, और 11 का क्या होगा, इसका 1 और 11 होगा, यानी कि ये दोनों क्या है, विषम अभाज्य संख्या। जब दोनों को जोड़ा जाएगा तो देखिए क्या आता है, 18, क्या है, 18 है। ठीक, यानी कि 7 और 11 ले रहे हैं तो इसको जोड़ने के बाद क्या आ रहा है, 18 आ रहा है। ठीक, उसी तरह तीसरा देखिए उसमें 44 दिया गया है, आप लोग करेंगे 36। इन दोनों में आपको लेंगे दो विषम अभाज्य संख्या लेकर के आपको जोड़ के वो संख्या दिखानी होगी। ठीक है, आप इसको करेंगे। अब देखिए सातवां क्या कहा जा रहा है, सातवां कहा जा रहा है कि 1 से 40 के बीच की सभी भाज्य और अभाज्य संख्याएं लिखिए। 1 और 40 के बीच की सभी भाज्य और अभाज्य संख्याएं लिखिए। तो 1 और 40 के बीच में जितनी संख्याएं होंगी पहले आप लिख लेंगे, फिर उसके बाद भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होता है, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। भाज्य संख्या क्या होता है, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो वो हमारे क्या होंगे, भाज्य संख्या होंगे। और अभाज्य संख्या जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो, एक और वो स्वयं। ठीक, यानी कि उसमें से भाज्य और अभाज्य संख्या दोनों क्या करेंगे, छांट लेंगे। ठीक है, छांट के आप क्या करेंगे, उसको लिखेंगे। अब आइए 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सत्य या असत्य कथन छांटिए। पहला है सभी सम संख्या भाज्य होती हैं। सभी सम संख्या भाज्य होती हैं। देखिए सभी सम संख्या भाज्य होती हैं। सम संख्या क्या होगा, जो कि 2 के गुणज हो। 2 हमारा सम संख्या है, क्यों, क्योंकि 2 हमारा 2 से क्या होगा, कट जाएगा ना, 2 कम 2, यानी कि 2 हमारा गुणज है किसका, 2 का। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो गया, सम संख्या। अब हम आइए चेक करते हैं वो भाज्य है कि नहीं। भाज्य के लिए क्या कहा गया था कि जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो वही हमारे क्या होंगे, भाज्य होंगे। तो 2 का जब गुणनखंड करेंगे तो क्या 2 से अधिक गुणनखंड होगा, नहीं। कितने होंगे, सिर्फ 2 होंगे। कौन कौन से, एक तो 1 होगा और दूसरा क्या होगा, 2 ही गुणनखंड हुए। तो क्या वो भाज्य है, नहीं, वो क्या है, अभाज्य है। तो 2 हमारे क्या है, अभाज्य हैं। तो उसमें लिखा गया है सभी सम संख्या भाज्य होती हैं, ये असत्य है ना। सभी सम संख्या भाज्य होती हैं, यह क्या है, यह असत्य है। सभी सम संख्या भाज्य नहीं होती हैं। क्या, सभी सम संख्या भाज्य नहीं होती। 2 जो हमारा है वो क्या है, वो अभाज्य संख्या है, यानी कि वो सम है लेकिन क्या है, अभाज्य है। तो मतलब सभी सम संख्या भाज्य नहीं होती हैं। दूसरा देखिए सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। सभी अभाज्य संख्या, देखिए सभी अभाज्य संख्या विषम होती हैं। 2 हमारा क्या है, 2 हमारा अभाज्य है, उसके 2 गुणनखंड है। 2 हमारा अभाज्य है लेकिन वह विषम नहीं है। क्यों, क्योंकि विषम होने के लिए वह 2 का गुणज नहीं होना चाहिए। विषम होने के लिए वह 2 का गुणज नहीं होना चाहिए, लेकिन 2 हमारा क्या है, 2 का गुणज है। 2 हमारा क्या है, 2 का गुणज है। 2 देखिए 2 से विभाजित हो जाता है, 2 एक कम 2 है ना। तो यानी कि वह क्या है, वह विषम नहीं है। तो वह क्या कहा जा रहा है, असत्य कहा जा रहा है कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं, यह असत्य है। ठीक, तीसरा देखिए, तीसरा है 2 अभाज्य संख्या है। 2 अभाज्य संख्या है, यह सत्य है। हम आपको बताए हैं अभी कि 2 अभाज्य संख्या है, क्यों, क्योंकि इसके 2 गुणनखंड है। इसके क्या है, इसके 2 गुणनखंड है।
एक तो एक है और दूसरा क्या है, वह संख्या स्वयं है, यानी कि 2 है ना, यानी कि 2 हमारा क्या है, अभाज्य संख्या है, तो यह क्या हो गया, सत्य हो गया। चौथा देखिए, प्रत्येक संख्या स्वयं की संख्या का गुणनखंड होता है। प्रत्येक संख्या स्वयं के संख्या का गुणनखंड होता है। प्रत्येक संख्या स्वयं के संख्या का गुणनखंड होता है, सही है। देखिए जैसे 2 लेते हैं तो उसका गुणनखंड क्या होगा, 1 और 2 होगा। 4 लेंगे, 1 2 4 होगा। 3 लेंगे, 1 और 3 होगा। मतलब प्रत्येक संख्या का अपने संख्या का क्या है, गुणनखंड है ना। प्रत्येक संख्या स्वयं की संख्या का क्या है, गुणनखंड है, यानी कि यह क्या है, यह सत्य है। अब देखिए उसके आगे क्या कहा जा रहा है, प्रत्येक अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं। प्रत्येक अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं, हम आपको बताए हैं। एक तो एक होता है, दूसरा क्या होता है, स्वयं वह संख्या होता है। यानी कि प्रत्येक अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं। यह कथन क्या है, यह कथन सत्य है, यह कथन सत्य है। यानी कि प्रत्येक संख्या के कितने गुणनखंड होंगे, प्रत्येक अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड होंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक संख्या का हो, गुणनखंड हो। ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक संख्या का क्या हो, गुणनखंड हो। देखिए वह संख्या कौन सी होगी, वह संख्या 1 होगी। क्या होगी, वह संख्या 1 होगी। 1 हमारी ऐसी संख्या है जो कि प्रत्येक संख्या का क्या है, गुणनखंड है। 1 हमारी ऐसी संख्या है जो कि प्रत्येक संख्या का क्या है, गुणनखंड है। 13 का जब करेंगे तो 13 का होगा 1 × 13, है ना। ठीक उसी प्रकार 4 का करेंगे तो 1 2 और 4 होगा, 1 2 और 4। और 13 का करेंगे तो 1 और 13। ठीक उसी प्रकार 9 का करेंगे तो 1 3 9, यानी 1 सब क्या है, प्रत्येक संख्या का गुणनखंड है। 1 क्या है, प्रत्येक संख्या का क्या है, गुणनखंड है। एक ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जो कि प्रत्येक संख्या का गुणनखंड हो, मतलब एक ही एक ऐसी संख्या है जो कि क्या है, प्रत्येक संख्या का गुणनखंड है। 10वां देखिए, ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं लिखिए जिनके बीच में 3 का अंतर हो। ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं लिखिए जो जिनके बीच का जो अंतर हो क्या हो, 3 हो। ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं लिखिए जिनके बीच का अंतर क्या हो, 3 हो। देखते हैं, अभाज्य संख्या 3 5, इनके बीच की जो संख्या होगी कितनी होगी, सिर्फ 1। 3 5 के बीच में कितना आता है, 4, यानी वह 1 है। मतलब इन दोनों के बीच में 1 आता है, मतलब यह संख्या नहीं है। 5 और 7, 5 7 जब लेते हैं तो उसमें भी सिर्फ 6 आएगा, यानी कि 1 संख्या आएगा, यह भी क्या है, नहीं है। ठीक, अभाज्य संख्या बोला गया है। 7 और 11 अभाज्य संख्या होगा तो क्या होगा, 7 होगा और 11 होगा, 9 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो अभाज्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा, अभाज्य क्यों नहीं है, क्योंकि उसके 2 से अधिक फैक्टर हो जाते हैं। क्यों, 1 3 और 9 3 फैक्टर हो गए ना इसके, यानी कि यह अभाज्य नहीं है। तो 7 और 11, 7 और 11 के बीच में देखिए कितने नंबर हो रहे हैं, 8 9 10 हो रहा है, 8 9 10, 3 अंक हो गए। और बोला भी गया है कि ऐसे 2 अभाज्य संख्याएं लिखिए जिनके बीच में 3 का अंतर हो। तो 7 और 11 हो गया, 8 9 10, यह तीनों क्या हो गए, इनके बीच के अंतर 3 हो गए। तो 7 और 11 2 ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं जिनके बीच का अंतर क्या हमें मिलेगा, 3 मिलेगा, है ना। 7 और 11 इनके बीच का जब अंतर मिलेगा तो 8 9 10, यानी कि 3 हमारे क्या होंगे, इसके अंतर होंगे ना। तो कौन सी 2 संख्याएं होंगी, 7 होगी और 11 होगी। उसी तरह देखेंगे आपको कई संख्या होंगी, जैसे देखिए 13 और 17, 13 और 17 के बीच में भी देखिए 3 संख्या होगा। 13 और 17 के बीच में देखिए 14 15 16, 3 संख्या हुआ, यानी 14 और 13 और 17 के बीच का जो अंतर होगा 3 होगा। 13 और 17 के बीच में कितनी संख्या आ रहे हैं, कितनी आ रही है, 13 और 17 के बीच 14 15 16, है ना, जिनके बीच में अंतर 3 का अंतर ना, समझ में आ गया, यानी 13 और 17 भी है। ठीक है, ये एक्सरसाइज आपका खत्म हो गया। अगला एक्सरसाइज समझने के लिए पहले विभाज्यता के प्रतिबंध पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, विभाज्यता के प्रतिबंध। विभाज्यता के प्रतिबंध आइए बता रहे हैं आपको।
विभाज्यता के प्रतिबंध, है ना। विभाज्यता के प्रतिबंध में देखिए, अगर 2 से विभाजित होना हो तो उसके लिए क्या प्रतिबंध है। देखिए, अगर 2 से कोई संख्या विभाजित होगी, कब होगी, जब उसके अंत में, जब संख्या के अंत में क्या हो, अंत में 0, 2, 4, 6, 8 क्या हो, उसके अंत में आपका 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो। 2 से विभाज्य होने के लिए आपको देखना होगा कि संख्या के अंत में क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ठीक है। उसी तरह 3 से देखना होगा तो सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योगफल 3 से विभाजित होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 3 से विभाजित होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सभी अंकों का योगफल 3 से विभाजित होना चाहिए, है ना। यानी 3 से विभाजित होने के लिए जो जितने अंक दिए रहेंगे वह अगर 3 से विभाजित हो जाएंगे तो वह पूरी संख्या क्या होगी, 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे देख लेते हैं हम, देखिए 3, 4, 8 यानी 348 दिया गया है। हम बोले सभी संख्या को जोड़ने पर जो आएगा, अगर वह विभाजित हो जा रहा है 3 से तो वह 3 से विभाजित होगा। तो जब इसको देखिए जोड़ेंगे तो 3, 4, 8 यह आएगा 15। 15 हमारा 3 से विभाजित हो जाएगा। यह जो 15 है 3 से हमारा क्या होगा, विभाजित हो जाएगा। तो इसका मतलब यह पूरी संख्या क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। उसी तरह 4 से जिस संख्या के अंत के 2 अंक, जिस संख्या के अंत के 2 अंक यदि 4 से विभाजित हो रहे हैं तो वह संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। यानी किसी संख्या के अंत के 2 अंक यदि 4 से विभाजित हो जा रहे हैं तो वह पूरी संख्या क्या होगी, 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे भी देखते हैं आप, हम लिखेंगे 2148। इसके अंत का जो नंबर है 2 अंक, अंत के 2 अंक देखिए क्या है, 48 है। अंत के जो 2 अंक है वो क्या है, 48 है, जो कि 4 से क्या होंगे, विभाजित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, विभाजित हो जाएंगे। यानी कि 4 से विभाजित होने के लिए हमें देखना होगा जो नंबर है उसके अंत के यदि 2 अंक 4 से विभाजित हो रहे हैं तो वह पूरे अंक 4 से क्या होंगे, विभाजित होंगे। यानी कि ये 4 से क्या होंगे, विभाजित होंगे। ठीक उसी प्रकार 5 से देखिए, 5 से विभाजित होने के लिए क्या होना चाहिए, जिसके अंत में जिसके अंत में 0 और 5 हो, क्या हो, 0 और, जिसके अंत में 0 और 5 हो वह संख्या 5 से क्या होगी, विभाजित होगी। क्या हो जाएगी, वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी, जिसके अंत में 0 और 5 हो, है ना। 6 से देखते हैं, जो संख्या 2 और 3 से विभाजित होगी, जो संख्या 2 और 3 से विभाजित होगी वह
विभाजित हो जाएगी। जो संख्या 2 और 3 से विभाजित होगी वह संख्या किससे विभाजित होगी? 6 से भी क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। 7 से 7 के लिए हमें क्या देखना होगा? 7 से देखिए अंतिम के अंक का दोगुना, अंतिम के अंक का अगर दोगुना बाकी शेष के अंक के अंक का अंतर यदि 0 या फिर 7 का गुणज आ रहा है तो वह पूरी संख्या 7 से क्या होगी? विभाजित होगी। ध्यान दीजिए, पूरे अंक में जो अंत का अंक है उस अंक का दोगुना करने पर बाकी शेष जो बच रहे हैं अंक उस अंक में उसको घटाने पर यदि 0 या फिर 7 का गुणज आता है तो वह संख्या 7 से क्या होगी? विभाजित होगी। जैसे कि हम इसमें देख लेते हैं, हम देखते हैं देखिए 5 दिया है, हम लिखे हैं 875। क्या लिखे हैं? 875। इसमें अंतिम का जो अंक है 5 है तो 5 का दोगुना 10 आएगा। बाकी 5 को छोड़ करके इसमें क्या संख्या बची? 87 बची है। तो हम क्या करेंगे? 87 जो गुणा किए हैं वह नंबर उसमें क्या करेंगे? घटाएंगे। क्या करेंगे? घटाएंगे। 10 आएगा कितना? 77। क्या आ गया? 87 में 10 को जब घटा रहे हैं कितना आ गया? 77 आ गया। तो अब बताइए ये 77 जो है, यह जो 77 है वह 7 का गुणज है। क्या है? यह जो 77 है वह 7 का क्या है? गुणज है। तो इसका मतलब कि 875 किससे कटेगा? 7 से कट जाएगा, है ना। यानी कि ये 875 7 से भी क्या होगा? विभाजित हो जाएगा। मतलब कि यह 875 7 से भी क्या होगा? विभाजित। क्या किए हैं? अंत का जो अंक है उसका दोगुना किए हैं तो 5 दूना 10। ठीक, जो नंबर बच रहा है उस नंबर में दोगुने किए हुए जो नंबर आए हैं उसको क्या किए हैं? माइनस किए हैं। माइनस करने पे अगर वो 0 या 7 का गुणा जाता है तो वह संख्या 7 से पूरी क्या होगी? विभाजित हो जाएगी। ठीक उसी तरह देखिए ये है 87 में 10 को जब घटाए हैं तो 77 आया जो कि 7 से क्या होता है? विभाजित होता है। तो वह क्या होगा? यह संख्या 7 से क्या होगी? विभाजित हो जाएगी। विभाजित होगी। अगर अंतिम के 3 अंक 8 से विभाजित हो रही हैं तो वह पूरी संख्या 8 से क्या होगी? विभाजित होगी। आइए जैसे में देख लेते हैं। देखिए अंतिम में 328 है। क्या है? 328। 8 से जब हम काटेंगे तो 328 अंतिम का 3 अंक 328 होगा। यह 8 से देखिए डिविजिबल है। 8 चौक के 32, 8 एक कम 8। तो यह पूरी संख्या हमारी 8 से क्या होनी चाहिए? विभाजित होनी चाहिए। आप चेक भी कर सकते हैं। 8 से अगर भाग देंगे 8 8 64, 64 बचेगा क्या? 7 8 9 72, 1
क्या कट गया, मतलब कि 8 से विभाजित होने के लिए यदि अंतिम के 3 अंक 8 से विभाजित हो रहे हैं तो वह संख्या पूरी क्या होगी, 8 से विभाजित हो जाएगी। तो वह संख्या पूरी क्या होगी, 8 से विभाजित हो जाएगी। आइए 9 से देखते हैं। सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग यदि 9 से विभाजित हो रही है, यदि 9 से विभाजित होगी तो वह संख्या 9 से क्या होगी, विभाजित होगी, 9 से विभाजित होगी। ऐसा में सभी अंकों का योग यदि 9 से विभाजित हो रहा है तो वह संख्या भी 9 से क्या होगी, विभाजित होगी। मतलब सभी संख्या को, जैसे 3 का था कि सभी संख्या का योगफल जो है अगर वह 3 से विभाजित हो रहा है तो वह भी सब पूरी संख्या 3 से क्या होगी, विभाजित होगी। ठीक उसी प्रकार 9 का भी है कि अगर पूरे संख्या का योगफल 9 से अगर विभाजित हो रहा है तो वह पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, वह पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी, है ना। 10 के लिए आइए, 10 का देख लेते हैं। 10 का तो बहुत सिंपल है, यदि इकाई का अंक, यदि इकाई का अंक 0 हो, 10 से विभाजित होने के लिए क्या होगा, यदि इकाई का अंक 0 हो तो वह पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 10 से। किससे होगी, 10 से। यदि इकाई का अंक 0 हो तो वह पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 10 से। वह पूरी संख्या क्या होगी, विभाजित होगी। ठीक है, 11 सही है। 11 देखिए, से देखने के लिए क्या होगा, 11 से देखने के लिए सभी विषम संख्याओं का योग, सभी विषम संख्याओं का योग, सभी सम संख्याओं के योग का अंतर यदि 0 या 11 का गुणज आता है तो वह संख्या 11 से क्या होगी, विभाजित होगी। फिर से सुन लीजिए, विषम संख्याओं यानी विषम स्थान का जो संख्या है, देखिए ऊपर लिखा भी है, यदि इकाई के अंक से प्रारंभ कर विषम स्थानों के अंक, यानी कि विषम स्थानों के जो अंक हैं उसका योगफल, विषम स्थानों के अंकों का योगफल सम स्थानों के अंकों के योगफल के अंतर, योगफल का अंतर यदि 0 या 11 का गुणज आता है तो वह पूरी संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, जैसे आप देखिए विषम संख्याओं का, विषम स्थानों का अंतर, संख्या कोई भी ले लीजिए, हम लेते हैं 82,951, यानी कि ये। ठीक है, इकाई से प्रारंभ करेंगे। ठीक है, आप इसमें शुरू से चाहे कहीं से भी प्रारंभ करिए, जोड़िए, विषम स्थानों का अंतर देखिए, अरे योग देखिए, विषम स्थानों का योग, विषम स्थान कौन सा है, 8 है प्लस 9 है प्लस 1, यही है 8, 9 और क्या है 1।
11। गुणज होने का मतलब क्या क्या, उसको वो डिवाइड करें 11 कम 11, यानी कि यह पूरी संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित होगी। यानी यह पूरी संख्या क्या होगी, 11 से हमारा विभाजित होगी। फिर से एक बार सुन लीजिएगा, 11 से विभाजित होने के लिए विषम स्थानों का योग माइनस सम स्थानों का योग, यदि 0 या 11 का गुणज आता है तो वह पूरी संख्या 11 से क्या होगी, वह विभाजित होगी, है ना। 12 से देख लेते हैं। हो गया, नीचे दिख रहा है 12 से। देखिए, यदि जो संख्या दी हुई है वह 3 और 4 से, किसे, वह 3 और 4 से पूरी तरह विभाजित हो जा रही है तो वह संख्या 12 से भी क्या होगी, विभाजित होगी। जो संख्या 3 और 4 से क्या होगी, विभाजित होगी। जो संख्या 3 और 4 से विभाजित होगी वह संख्या हमारी 12 से भी क्या होगी, विभाजित हो जाएगी। ठीक है, ऐसा समझ में आपको 2 से लेकर 12 तक पूरे विभाज्यता के प्रतिबंध बताए गए हैं। आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा और एक बार फिर से रिवाइज कर